नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले आइए उनका कर लेते हैं रुख। तो आपको बता दें टॉप लाइंस में बिहार में फिर एनडीए सरकार। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार ने ले ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो आपको बताएंगे किस तरह से बेहद ऐतिहासिक रहा ये शपथ ग्रहण समारोह। आगे बात करें तो आज की दूसरी टॉप लाइन, राष्ट्रपति संदर्भ पर जवाब। क्या कोई विधेयक को लेकर किसी तरह की कोई समय सीमा है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर जिस तरह से अभी बात चल रही है उसको लेकर क्या कुछ है, बैकग्राउंड बताएंगे। साथ ही भारत जर्मनी के बीच हुई है अहम डिफेंस डील। क्या है इस डील के मायने, कितना जरूरी है ये डील दोनों देशों के लिए, इस पर भी होगी न्यूज पंच में खास खबर। और आइए सबसे पहले यहां पर बात करेंगे बिहार में एनडीए सरकार एक बार फिर बन चुकी है। मोदी जी की हुई जय जयकार। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ ली है। ये बड़ा मौका था, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी जनता को धन्यवाद करना नहीं भूले, लेकिन थैंक यू कहने का अंदाज थोड़ा अलग और अनूठा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने जुबान से नहीं, हाथ हिलाकर नहीं, बल्कि बिहार की शान और पहचान गमछा लहराकर बिहार की आवाम का आभार जताया। होगी इस पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह पर डालते हैं। तो फिर इस बार नीतीश कुमार बन गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार ने ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ। 10वीं बार उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है बिहार के मुख्यमंत्री बनके। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी ने ली है मंत्री पद की शपथ। जिस तरह के जो उनके विश्वस्त मंत्रियों भी इस वक्त जिन नामों पर कयास लगाई जा रही थी, अटकलें थी, वो नाम यहाँ पर मंच पर नजर आए और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी ली शपथ। एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ली। आज के समारोह में 3 महिला और युवा चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बिहार में 18वीं विधानसभा का अब गठन होने जा रहा है। जहां मंत्रिमंडल में अनुभव नजर आया तो वहीं युवा चेहरे भी नजर आए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे मौजूद, बिल्कुल। और यहां पर एनडीए का जिस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन नजर आया वो भी बेहद खास था। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे इस शपथ ग्रहण समारोह को और भी खास और यादगार बनाने के लिए। और खास मौजूदगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर किया अभिवादन। आइए उस वक्त की तस्वीरें भी यहाँ पर देख लेते हैं जब ये शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक इसका आयोजन किया गया। तो 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार और अभिवादन किया यहाँ प्रधानमंत्री ने। जो एक बड़ा हुजूम वहां पर उमड़ा था, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, तो अपना वही अंदाज गमछा हिलाकर पूरे बिहारी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उनका अभिवादन किया। और ये तस्वीर, ये गमछा लहराना पहली बार नहीं था। इसके पहले एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपनी रैली के समय भी गमछा हिला चुके हैं। और जब प्रचंड जीत मिली भाजपा को तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उस समय राजधानी दिल्ली में जिस तरह का सम्मान समारोह था, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराया था। ये वो तस्वीरें हैं जो हम सभी के जहन में बहुत लंबे समय तक दर्ज रहेंगी। और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने आज शपथ ली है। आप यहाँ देखेंगे जो मंत्रिमंडल गठन हुआ, जिन संभावित चेहरों की बात हो रही थी, जिनके नाम को लेकर अटकलें चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, वो आज मंच पर वहां पर नजर आए। ये देखिए 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से एक भारी हुजूम यहाँ पर उमड़ा और उसके बीच नीतीश कुमार ने एक बार फिर ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। और सम्राट चौधरी ने भी यहाँ पर शपथ ली है। और
तमाम दो कद्दावर दिग्गज नेता ग्राउंड जीरो पर जिन्होंने काम किया, कैडर को मजबूत किया, जिस तरह से रणनीति इस वक्त नजर आई, जो नैरेटिव बनाया गया, और उसी का हाल है कि इस तरह से प्रचंड जीत हासिल हुई है। तो कब कब सीएम बने नीतीश कुमार, आइए इस पर भी डाल लेते हैं नजर, क्योंकि एक रिकॉर्ड इन्होंने साझेदारी और एक पारी यहां पर नीतीश कुमार बिहार में खेलते नजर आ रहे हैं। तो 3 मार्च 2000 को पहली बार शपथ ली थी, 10 मार्च 2000 तक वो रहे, सिर्फ 7 दिन रहे मुख्यमंत्री उस वक्त। बात करें 24 नवंबर 2005 की, तब 25 नवंबर 2010 तक, तब पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। 26 नवंबर 2010 की बात करें तो तब इन्होंने फिर शपथ ली, और 19 मई 2014 तक, ये 19 मई 2015 तक बात करें तो नवंबर 2015 तक ये रहे, और 27 जुलाई 2017 को शपथ ली, 12 नवंबर 2020 तक 3 साल 4 महीने रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। फिर बात करें 16 नवंबर 2020 को फिर शपथ ली, 9 अगस्त 2022 तक रहे, करीब 1 साल 9 महीने रहे मुख्यमंत्री के पद पर ये काबिज। 10 अगस्त 2022 की बात करें तब उन्होंने शपथ ली, और 28 जनवरी 2024 तक करीब 1.5 साल तक ये रहे मुख्यमंत्री। 28 जनवरी 2024 करीब 1 साल 10 महीने रहे मुख्यमंत्री, और उसके बाद आज की तारीख जब मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर नीतीश कुमार ने ली है शपथ। और अगर बात करें विजय सिन्हा की, तो लखीसराय से चौथी बार एमएलए चुने गए हैं। 2017 से 2020 तक श्रम संसाधन मंत्री रहे थे, और 2020 से 2022 तक विधानसभा के स्पीकर भी रहे। तो जो आज जिन लोगों ने यहां पर शपथ ली उन पर भी जरा डाल लेते हैं नजर। सम्राट चौधरी की बात करें तो तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से वो चुने गए और तीसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार 2000 में परबत्ता से एमएलए बने थे, और 2010 में दोबारा जीते, और 2014 में जेडीयू से सरकार में मंत्री बने, और 2017 में बीजेपी के सदस्य बने, 2024 में डिप्टी सीएम भी बने। तो सम्राट चौधरी बहुत ही कद्दावर नेता और बहुत ही भरोसेमंद चेहरा। तो यहाँ पर एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों ने शपथ ली आज, जो कि बेहद खास और ऐतिहासिक कार्यक्रम ये रहा। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गांधी मैदान, बेहद ऐतिहासिक मैदान, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मधुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए सीधे रुक कर लेते हैं मधुरेश का। मधुरेश, सबसे पहला तो यही सवाल, जिस तरह से इस वक्त हमने देखा कि एनडीए का एक शक्ति प्रदर्शन नजर आया, एक ही मंच पर जिस तरह से तमाम कद्दावर नेता जुड़े, देश में जितने एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री है वो वहां मौजूद थे, बिहार के तमाम नेता मौजूद थे। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो किस तरह का संदेश यहां पर एनडीए की तरफ से जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है वही पूरे देश में मैसेज के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से बिहार की जनता जो है वो चाहती है कि राज्य का विकास हो। राज्य के डेवलपमेंट के लिए ही बिहार में जनता ने, मतदाताओं ने एनडीए की सरकार को चुना है। और आज जब उनके चहेते विधायक, जब उनके चहेते जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वही फिर से जब दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो एक बड़ा हुजूम गांधी मैदान में देखने को मिल रहा था। लाखों की संख्या में जो वोटर्स है वो वहां पे पहुंचे हुए थे, और लगातार जो जयकारे और नारे जो हैं वो लगाए जा रहे थे। और जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुंचते हैं तो और जो मतदाता हैं उनका जो उत्साह है वो एक चरम पे पहुंच जाता है। और निश्चित रूप से ये पहुंचना लाजमी भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बिहार में कई बड़ी रैलियां की थी, और जो प्रत्याशी थे उनके लिए जनता से वोट की अपील की थी, और उसका ही असर है कि आज एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में सरकार बना रही है। मंत्रियों ने शपथ लिया है। मैं बताना चाहूँगा कि एनडीए में भाजपा कोटे से 14 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा जदयू कोटे से 8 विधायक जो हैं उनको मंत्री पद मिला है। इसके बाद चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उससे 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर से 1, और रालोसपा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उससे 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कुल मिलाकर के 26 मंत्री बने हैं, और एक मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जो उन्होंने शपथ लिया है। तो कुल मिला के 27
अभी जो है वो मंत्री बिहार कैबिनेट की जो संख्या है वो 27 है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अभी पद खाली हैं, जो कि समझा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में पार्टियां अपने अनुसार उसको तवज्जो के हिसाब से किसी विधायक को वहां पे प्लेस कर सकती हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात ये भी है देखने वाली कि आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें क्षेत्रीय आधार पे एक संतुलित समीकरण देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जातीय आधार पे भी एक संतुलित समीकरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो मंत्रियों का चयन किया गया है उसमें अनुभवी चेहरों के साथ में नए लोगों को भी मौका दिया गया है। 26 में से कुल 14 लगभग आधे ऐसे लोग मंत्री बने हैं जो कि पहली बार मंत्री बने हैं और युवा भी हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा संदेश है आने वाले कल के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए। बिल्कुल मधुरेश, यहाँ पर जिस तरह का संतुलन नजर आ रहा है, यहाँ पर मंच पर भी नजर आया, परिकल्पना कर रही है। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा, लेकिन किस तरह से गठबंधन धर्म निभाया जाता है, किस तरह की एक रणनीति रहती है, सामंजस्य रहता है, उसका एक बहुत ही सशक्त संदेश यहाँ पर मंच से दिया। उम्मीदें बहुत है, जबरदस्त प्रचंड जनादेश मिला है। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है, हलचल शुरू हो गई होगी कि सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जब एनडीए का संकल्प पत्र आया था तो उसमें सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज मेंशन किया गया था कि जो अगली सरकार होगी, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का वादा सबसे प्रमुख था। इसके अलावा जो ओवरऑल डेवलपमेंट, खास करके युवाओं के लिए, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे उनके रोजी रोजगार की बात हो, इसको भी प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। पिछले कुछ सालों में बिहार में जिस तरीके से रोडवेज और एयरपोर्ट का विकास हुआ है वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। और समझा जा रहा है कि इस बार भी जब बिहार में एनडीए की सरकार है तो ये कहीं ना कहीं उससे और एक कदम आगे जाएगा। और निश्चित रूप से जो बिहार का जो विकास है, जो विकसित बिहार की कल्पना एनडीए के द्वारा की गई है, उसको अचीव करने के लिए मैसिव लेवल पे एनडीए गवर्नमेंट काम करी और काम भी। और यही कारण है कि बिहार में की जनता ने, बिहार के लोगों ने, बिहार के मतदाताओं ने एनडीए को इतनी बड़ी बहुमत दी है। जी जया, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक था वो यकीनन विपक्ष के लिए अभेद कवच बन के उभरा है। और आइए अब दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति संदर्भ यानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने अगले अपने फैसले को पलट दिया है। आज लंबित विधेयकों पर निर्णय के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिल पर निर्णय के लिए समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि राज्यपाल किसी बिल को विचार के लिए अनिश्चित समय तक अपने पास नहीं रख सकते। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। तो यहाँ पे सर्वोच्च अदालत ने क्या कुछ जानकारी इस पर दी है। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर पलटा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला। लंबित बिलों पर फैसले की समय सीमा तय करने की बात हुई है। विधानसभा से पास बिलों को ना लटकाएं राज्यपाल, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और गवर्नर के पास केवल 3 विकल्प अभी मौजूद हैं, मंजूरी दें, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखें या वापस भेजें। गवर्नर इन 3 संवैधानिक ऑप्शंस में से ही चुने। अनिश्चित काल तक लटके नहीं रह सकते ये बिल, ये भी साफ तौर पर कर दिया है यहाँ पर कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट को सीमित आदेश जारी करने का भी यहाँ पर अधिकार दिया गया है। बिलों के पास होने में देरी अगर होती है तो जारी कर सकता है आदेश। तो यहाँ पे अनिश्चित काल तक लटके नहीं रह सकते बिल, आप रोक नहीं सकते राज्यपाल। और साथ ही यहाँ पर यह भी कहा है कि कोर्ट को सीमित आदेश जारी करने का भी यहाँ पर अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ कर दिया है अपने इस आज की ऑब्जर्वेशन में, बिलों के पास होने से देरी पर जारी कर सकता है वो आदेश। किस तरह से जो लंबित विधेयकों की जो समय सीमा है उसको लेकर यहाँ पर काफी साफ गोई से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को देकर अपने अहम बिंदु यहाँ पे दिए हैं। साथ ही कहा है कि विधेयक के कानून बनने पर ही न्यायिक समीक्षा संभव है, हर वक्त दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता अदालत का, ये भी अदालत ने साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस BR गवई,
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदोरकर की बेंच ने ये अहम सुनवाई की है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु से शुरू हुआ ये पूरा विवाद। गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार और गवर्नर ने रोक रखे थे राज्य सरकार के कई बिल। तो यहां पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका और इन लंबित विधेयकों को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अपना अहम फैसला इन लंबित विधेयकों पर। विधेयकों पर निर्णय के लिए एक समय सीमा यहां पर तय कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से और राज्यपाल को दे दी गए थे 3 महीनों की डेडलाइन। राष्ट्रपति को भी 3 महीने के भीतर फैसला लेने के लिए कहा गया था उस वक्त। और तब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने पूछे थे 14 अहम सवाल और उन्हीं सवालों के बाद अब अपने ही फैसले से पलट गया है सुप्रीम कोर्ट। विकास सारथी यहां पर जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। विकास, यहां पर थोड़े से सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले समय सीमा तय की थी राज्यपाल के लिए भी और राष्ट्रपति के लिए भी, यहां पर अपने उस फैसले से पलट गया है सुप्रीम कोर्ट। अब जो नई जानकारी सामने आई है उसके तहत राज्यपाल अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते और क्या कुछ अहम बिंदु रहे इसके? देखिए, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जो 2 जजों का फैसला था उसमें 2 बातें थी जिनको लेकर सबसे ज्यादा विवाद था। पहला ये कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक निश्चित समय सीमा तय कर देना कि इसके भीतर ही उनको बिलों पर निर्णय लेना होगा। दूसरा, उस वक्त उस बेंच ने ये कहा था कि तमिलनाडु में जो बिल पेंडिंग है बहुत लंबे समय से, उनको अपने सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 142 के तहत घोषित कर दिया था कि इन्हें पारित माना जाए। इस पूरे फैसले के बाद राष्ट्रपति का एक रेफरेंस आया था, राष्ट्रपति की ओर से रेफरेंस आया था जिसमें 14 विषय उठाए गए थे। लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि क्या न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकारों का इस तरह से अतिक्रमण कर सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक निश्चित समय में किसी बिल पर निर्णय ले, और इसको लेकर के कोई एक निश्चित समय सीमा सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता। 3 महीना, 1 महीना, 1 साल, ऐसी कोई निश्चित समय अवधि सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल से उम्मीद की जाती है कि वो बेवजह किसी बिल को अपने पास लंबित नहीं रखेंगे और राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार। या तो वो उसे स्वीकार करें, या वो उसे राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रिजर्व रखें अपने पास, या वो उसको सुधारों के लिए वापस असेंबली को भेज दें। यही 3 विकल्प हैं। इन तीनों विकल्पों का इस्तेमाल एक उचित समय में किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्ड है कि उचित समय में किया जाना चाहिए। अगर किसी राज्य को यह लगता है कि बेवजह का एक डिले हो रहा है और उनके बिल बहुत लंबे समय से लंबित हैं, तो इसे अपवाद माना जाए और ऐसे अपवाद की स्थिति में राज्य सरकार, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी जाकर के ये बात उठा सकती है कि राज्यपाल ने हमारे बिल लंबित रखे हैं बिना किसी कारण के बहुत लंबे समय से, और तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगा कि कितनी दलीलों में तथ्य हैं राज्य सरकार के, और तब एक उचित समय अवधि। अब भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फिक्स समय सीमा नहीं बोली। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब वो जो भी संवैधानिक कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो एक उचित समय अवधि तय कर सकता है। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय लेने का जो मामला है बिलों के संबंध में, उसकी न्यायिक समीक्षा का जो स्कोप है वो बहुत ही नैरो है। पिछला जो फैसला था वो कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों के और जो शक्तियों के पृथक्करण की जो बात कही जाती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे, वो कहीं कहीं उसमें दखल था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन, ये आंसर आ चुका है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे। और एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण कही गई है आज, वो ये कहा गया है कि जस्टिस पारदीवाला ने जो समय सीमा तय की थी उसको केवल उनकी एक मौखिक टिप्पणी माना जाए। कोर्ट के लिए ये बाध्यकारी ना हो आने वाले दिनों में, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि जो बिल डीम्ड मान लिए गए थे कि वो पारित हो गए, कि उनको पारित मान लिया गया था, उनके मामले में या तो कोई रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होगी या केंद्र की ओर से कोई एक अन्य याचिका दाखिल करनी होगी, क्योंकि ये जो आज का फैसला था ये एडवाइजरी नेचर का होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन का ऐसा कोई मसला नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता साफ कर दिया है कि तमिलनाडु में जो बिल पारित हुए थे उनको भी नए सिरे से चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बार फिर जो तमिलनाडु में जो हुआ उसके बाद दोबारा ये पूरा मामला खुलता नजर आ रहा है। मोदी, संक्षिप्त में विकास यहाँ पे कि ये भी है कि केस टू केस रेफरेंस भी देखेंगे अगर कोई अदालत का दरवाजा खटखटाता है इस पूरे मुद्दे पर? फिर बिल्कुल, कोर्ट ने यही कहा कि अगर डिले की बात किसी राज्य सरकार को लगती है
तो वो उस मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि उसमें भी राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो अधिकार हैं या जो निर्णय वो आर्टिकल 200 और 201 में लेते हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा बहुत ही सीमित की जा सकती है, लेकिन की जा सकती है, कोर्ट ने कहा है। लेकिन हर बार ये कह दिया जाए कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को हर एक परिस्थिति में 3 महीने में किसी बिल पर निर्णय लेना होगा, इस तरह की समय सीमा करना न्यायपालिका के अधिकारों के दायरे में नहीं आता है। ये सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव के अधिकारों में दखल माना जाएगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उल्टा ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जो बातें कही थी, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति के जो संदर्भ था उस पर जो जवाब दिया, उसमें सारी बातें लगभग उस बेंच के जो भी उस बेंच ने बातें कही थी उसके उलट है, सिवाय इसके कि राज्यपाल को निर्णय लेना चाहिए, बेवजह पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत जो 14 सवाल यहाँ पर प्रेसिडेंट ने पूछे थे अदालत से, उसको लेकर बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का। और आइए न्यूज पंच में अब बात कर लेते हैं इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर की। भारत और जर्मनी के बीच हुई है बड़ी डिफेंस डील। भारत और जर्मनी मिलकर अब हेलीकॉप्टर अवरोध बचाव प्रणाली बनाएंगे। हाल ही में दुबई एयर शो हुआ था और इस दौरान ही भारत और जर्मनी के बीच ये ऐतिहासिक करार हुआ है। HAL और जर्मन कंपनी हेसॉल्ट के बीच ये समझौता हुआ है। इस समझौते से भारत का डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत होगा, इस पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले आइए दिखाते हैं इस समझौते की बेहद खास बातें। क्या कुछ है इस समझौते में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भारत जर्मनी के बीच बड़ी डिफेंस डील, भारत जर्मनी बनाएंगे हेलीकॉप्टर अवरोध बचाव प्रणाली। तो ये अहम डील हुई है भारत और जर्मनी के बीच। दुबई एयर शो के दौरान ये ऐतिहासिक करार हुआ है। यहाँ पर HAL और जर्मन कंपनी हेसॉल्ट ने किया है ये समझौता। डिजाइन की बात करें, तकनीक की बात करें, हस्तांतरण, निर्माण और मरम्मत शामिल है इस पूरे डील के तहत। खराब दृश्यता और कम ऊंचाई पर बढ़ेगी भी सुरक्षा। जी हाँ, जिस तरह से बहुत ही एडवांस वे में इसको बनाया जाएगा तो कम ऊंचाई के समय भी एक बेहतरीन आउटपुट ये लेकर आएगा। दुनिया के कुछ ही देशों के पास है ये तकनीक और भारत में ही होगा इस प्रणाली का निर्माण। यानी कि आज जिस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर डिफेंस क्षेत्र में भारत बढ़ रहा है, उसका एक और सशक्त उदाहरण पेश करते नजर आएंगे। भारत में ही इस प्रणाली का निर्माण होगा जो बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है। HAL को निर्माण, इंटीग्रेशन, अपग्रेड का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। तो किस तरह से ये पूरी डील काम करेगी भारत जर्मनी के बीच, जो ये अहम डिफेंस डील हुई है, इस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही कोहरे धूल में भी मुस्तैद रहेगी आपकी इसकी नजर यहाँ पर, और भारत को मिलेगी एक आधुनिक LiDAR OS तकनीक। भारत के घातक हेलीकॉप्टरों में भी ये लगेगा ये सिस्टम। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें लगे सेंसर 1 किलोमीटर दूर से पायलट को चेतावनी दे देंगे। ये सिस्टम 3D सिंथेटिक विजन नक्शा बनाता है। पायलट धूल, बर्फ या धुंध से भरे भी अगर रहेगा, अगर एटमॉस्फेयर आपका बहुत ज्यादा धुंध में है, तब भी सुरक्षित उड़ान भर सकेंगे। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी के साथ इस हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। विशाल इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या कुछ कहेंगे इस वक्त ये जो अहम डिफेंस डील हुई है, कितनी ज्यादा गेम चेंजर साबित होगी भारत के लिए, भारत के अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो? देखिए जया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस डील हुई है और मैं आपको ये भी बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि इंडिया और जर्मनी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे कर रहे हैं और उस वक्त ऐसे समय में ये जो डील आई है, जो डील हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जर्मनी के फर्म के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कुछ ही देशों के पास है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको सिविल और डिफेंस दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने बात की लीडर हेलीकॉप्टर्स की, जो क्या है लीडर टेक्नोलॉजी, आपके चॉपर से लेज़र के ज़रिए नीचे बीम छोड़ी जाएगी और वो एक 3D पिक्चर आपको बना के बताएगा कि आप नीचे कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं। चाहे वो वायरिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग भी हो सकती है, या मौसम की ख़राबी की वजह से अगर आपको दिख नहीं रहा है तो कुछ भी ऑब्स्टिकल हो सकता है, कोई पहाड़ी भी हो सकती है। तो ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये सिविल और डिफेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और ख़ास बात यह है कि इसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी करार हुआ है, यानी कि अब ये हेलीकॉप्टर लीडर हेलीकॉप्टर्स भारत में ही बनेंगे।
बिल्कुल। आज मेक इन इंडिया की बात करें, मेड इन इंडिया की बात करें तो आज विश्व में ये नारा घूम रहा है। किस तरह से एचएल को ये अधिकार मिला है, कैसे ये मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी आज सिर्फ जर्मनी के साथ ही हम कोलैबोरेट नहीं कर रहे बल्कि पूरे विश्व के लिए भी एक संदेश भेजेगी कि आज स्टेट ऑफ आर्ट और नेक्स्ट जनरेशन इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत में बन रहे हैं। देखिए जया, जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो जो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स चल रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर और ख़ास तौर से 2047 तक हमें अपने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है। लेकिन उसके अलावा जहाँ जो टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कोशिश ये की जा रही है कि हम वहाँ जाके करार करें जो हमारे देश के लिए क्रूशल है, और कोशिश ये करें कि उसका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो ताकि हम उसको स्वदेश में बना सकें। तो जो हमने मेक इन इंडिया की बात की है उसमें हम विदेशी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाकर यहाँ बना रहे हैं। एक वो इम्पॉर्टेंट बात, ताकि अगर हमें स्पेयर पार्ट्स लेने पड़े तो हमें बाहर वापस इंपोर्ट के लिए परेशान ना होना पड़े। दूसरी बात यह है कि जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस एमएसएमईज और स्टार्टअप्स पे दिया जा रहा है कि आप 70 to 80% चीज़ें जो है वो मेक इन इंडिया इंडियन कंपनी से आप खरीदेंगे। तो जब आप फॉरेन टेक्नोलॉजी को अपने इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग तो उसमें एमएसएमईज और स्टार्टअप्स जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, उसके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के साथ जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड भी आज इसी नारे के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और डिफेंस सेक्टर जैसे क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स को बड़ा रोल मिल रहा है। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। पल पल की अपडेट्स के लिए, पल पल की खबर के लिए फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।